नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरयाल। अभी आज ही मैंने 2 वीडियो डाले हैं जिसमें चर्चा की गई चुनाव के बारे में। तो जैसा मेरे मित्रों ने कहा कि एक तो कांग्रेस की जीत के कारण, तथाकथित जीत के कारण बताइएगा, जो मेरा मत है उसके बारे में। मेरे मतानुसार भारतीय जनता पार्टी के हार के क्या कारण हैं, और तीसरा है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये तीसरा अंक है उसी सीरीज़ में। अभी चुनाव के जो रिज़ल्ट आए 4 तारीख को, पिछले मंगलवार को, तब से कुछ घटनाएं हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप सबको मालूम है, समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स में इसके बारे में खूब चर्चाएं हुई हैं। एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि जब परसों मोदी जी और उनकी कैबिनेट शपथ ले रही थी, ठीक उसी समय जम्मू के पास कटरा के आसपास जो है वो वैष्णो देवी यात्रा पर जो निकले हुए कुछ जो है तीर्थयात्री थे, उनकी बस पर शिवखोड़ी से आते हुए हमला हुआ, जिसमें 10 लोग जो है वो उनको मृत्यु प्राप्त हुई और 31 लोग घायल हुए हैं। तो बड़ा आतंकी हमला था जिसमें ये हुआ। दूसरा, चुनाव के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें एक तो आपके जम्मू कश्मीर से जो है, कश्मीर वैली से इंजीनियर जो हैं वो जीते हैं, जो कि भी जो अलगाववाद के जो है उसमें बंद हैं जेल में। खुलेआम वो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। आतंकवादियों को पैसा जो गया है उसकी फंडिंग से रिलेटेड इशू में वो अंदर हैं आजकल, अलगाववादी हैं। खालिस्तानियों के समर्थक 2 लोग जीते हैं। अमृतपाल सिंह जो आजकल बंद हैं जेल में, अगर आपको ध्यान हो कि पिछले साल उन्होंने काफ़ी बड़ा हंगामा किया था, खालिस्तानियों के समर्थक हैं वो, एज इंडिपेंडेंट जो है वो जीते हैं खडूर साहब से। और दूसरे, इंदिरा गांधी को मारने के आरोप जिन पे लगा था बेअंत सिंह, उनका बेटा जो है सरबजीत सिंह खालसा, वो भी जीते हैं। वो भी खालिस्तान से सिंपैथाइज़र हैं, सबको मालूम है। फिर जो चौथा इंसिडेंट है वो मंडी से जो चुनी गई हैं सांसद कंगना रनावत, वो जब चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए हवाई जहाज़ जो है वो यात्रा शुरू कर रहे थे, तो एयरपोर्ट पे उनके साथ जो है CISF के एक कांस्टेबल ने उनको थप्पड़ मारा। यही कम नहीं था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो उस कांस्टेबल की सपोर्ट में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो कहती कि मैंने इसलिए थप्पड़ मारा कि कंगना रनावत ने जो फार्मर्स एजिटेशन हुआ था, कृषकों का जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसके बारे में कुछ गलत बोला था। शुक्र है थप्पड़ ही मारा। जो उसने स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से तो हो सकता है वो उसको गोली भी मार सकती थी, और इसका लोग समर्थन कर रहे हैं। मतलब एक आतंकी घटना है जिसकी प्लानिंग हुई होगी, उसके अनुसार उसका एग्जीक्यूशन हुआ होगा। तो ऐसे का समर्थन भी कुछ लोग कर रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो है लोग भी शामिल हैं। ये है हमारे, हाँ, एक आम आदमी पार्टी का जो समर्थक है विशाल डडलानी, वो काफ़ी ज़ोर शोर से उसके समर्थन में उतरा बताया जाता है। 5वां जो इंसिडेंट है वो 4 तारीख का ही है, जिस दिन इलेक्शन रिज़ल्ट आए थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में और खीरी में जो समर्थक सपा कैंडिडेट्स के जो निकले हैं, कांग्रेस के और सपा के इंडी गठबंधन के जो जीते हैं, जो मुस्लिम प्रत्याशी थे वो जीत गए, तो उनके समर्थन में मुस्लिमों ने जो है वो हुड़दंग मचाया। तो इन 5 घटनाओं से आपको कुछ तो अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या होने वाला है। इसी कड़ी में आगे मैं जानबूझ के इसी कड़ी में जोड़ रहा हूँ। इलेक्शन के दूसरे दिन ही राहुल गांधी ने
अघोषित नेता हैं कांग्रेस के, हालांकि वो सिर्फ एमपी हैं, लेकिन फिर भी वो अघोषित हैं, नेता हैं। चाहे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन नेता तो कांग्रेस के राहुल गांधी ही हैं। गांधी परिवार से होना था तो वो वही हैं इस वक्त वारिस। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक जेपीसी की डिमांड की। जो उनके आरोप हैं वो अगर आप सुने तो हंस पड़ेंगे। हुआ ये था कि जब अमित शाह और मोदी जी से अलग अलग जगहों पर प्रेस वालों ने कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति, आप चाहें तो उसमें जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए और पैसा कमाइए। इसको आधार बना करके उन्होंने जेपीसी की डिमांड कर डाली। अब सब लोग उस दिन से हंसे जा रहे हैं उस आरोप पर। फिर जब से एनडीए की ये सरकार बन रही है, जब से इसका गठन हो रहा है, जब से इसकी मीटिंग शुरू हुई है, शपथ ली गई है, तब से जो है कांग्रेस के हैंडल्स के द्वारा झूठ पर झूठ फैलाया जा रहा है। केरल से पहली बार बीजेपी के एक सांसद आए हैं, सुरेश गोपी। उनका एक झूठा वक्तव्य चलाया गया कि वो मंत्री नहीं बनना चाहते, उन्होंने मंत्री बनने से मना कर दिया। बाद में स्वयं जो है गोपी ने जो है वो ट्वीट करके कहा कि मैंने तो ऐसा कभी कोई वक्तव्य दिया ही नहीं है। उसके बाद भी इस तरह के झूठ और भी चलाए गए हैं। जो एनडीए के जो साथी हैं उनके बारे में एक दिन चला के जो है वो बात हो गई है नीतीश कुमार से, दूसरे दिन चला है बात हो गई है चंद्रबाबू नायडू से। इस तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं क्योंकि इस इलेक्शन में जो 99 सीट आई हैं कांग्रेस की, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इन फैलाए हुए झूठों का है। तो इसलिए झूठ की श्रृंखला जो है अब चलती जा रही है और आगे भी चलेगी। तो एक तो ये होने वाला फ्यूचर में, दूसरा अराजकता बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी। ये जो कश्मीर की घटना है उससे पता लग गया, ये जो कंगना रनावत को थप्पड़ मारा है और उसके समर्थन में लोग उतरे हैं उससे पता लग गया, सहारनपुर और खीरी में जिस तरह से सपा वाले उसका जो है हुड़दंगियों का बचाव कर रहे हैं उससे पता लग गया कि आने वाले टाइम पे अराजकता और हिंसा होगी। और समर्थन से होगी किसके? विपक्ष के, इंडी गठबंधन, खास तौर से कांग्रेस के। ये क्लियर है, बहुत क्लियर है। इसके बाद अगला जो मेरा अनुमान है वो ये है कि जैसे सीएए के अगेंस्ट जो है वो एजिटेशन हुआ था दिल्ली में 9 महीने, जो अगर आपको याद हो कि कोविड की वजह से ही वो हटे थे, अदरवाइज़ 9 महीने तक उन्होंने दिल्ली की रोड पर कब्जा किया होता शाहीन बाग पे, और फिर उसी की तर्ज पर जगह जगह शाहीन बाग बनाने की कोशिशें हुई थी। महाराष्ट्र में तो बाकायदा बने भी थे। तो वही उसी तरह के एजिटेशन और जो किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन है, उस तरह के एजिटेशन, दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का, रोड ब्लॉक करने का, हिंसा करने का, जैसे लाल किले पर हुई थी 26 जनवरी को उस किसान आंदोलन की पहली बारी में, तो वैसा ही कुछ फिर से होगा। और इसको कांग्रेस का समर्थन रहेगा, अन्य विपक्षी दलों का समर्थन रहेगा। ये दौर जो है वो चलेगा। इसके साथ साथ ही एक और चलेगा कि भारत को विदेशों में बदनाम किया जाएगा। वो जो प्रायोजित आर्टिकल निकलते हैं ना न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी जो वहाँ की है और यहाँ की है, वो जो निकालते हैं वो फिर चलाएगी। खुद राहुल गांधी विदेश के दौरे पे इस तरह के, जैसे पहले उन्होंने किया ऐसे ही फिर कुछ करेंगे। तो ये तो कांग्रेस की तरफ से होगा। अभी जो एनडीए ने या कहें बीजेपी ने या कहें मोदी ने जो कहा है कि हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की तीसरे नंबर पे ले आएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है कुछ ही दिनों बना देंगे, इसी कार्यकाल में बनाएंगे। उसके लिए जो ज़रूरत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की होगी, लेबर लॉज बदलने पड़ेंगे, आपके और कई सारे बैंकिंग लॉज वगैरह में चेंज होगा, वो अब नहीं हो पाएंगे। फिर भी मैं मानता हूं कि शायद चंद्रबाबू नायडू जो है इस मामले में रिलेंट करें, सपोर्ट करें एनडीए को, उनको, बीजेपी को, तो शायद फिर भी गवर्नमेंट कदम उठाएगी। लेकिन अपोजिशन जो है वो लेफ़्ट वालों के साथ मिल करके एजिटेशंस करेगी, इसको रोकने का भरपूर जो है प्रयास करेगी। जो बीजेपी के एजेंडे में यूसीसी को लागू करना था,
जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नहीं लागू हो पाएगा। जो ऐसे एजेंडे हैं वो एक बैक बर्नर पर चले जाएंगे। कृषि सुधार का कोई कानून नहीं आ पाएगा। हिंदुत्व के एजेंडे में सो कॉल्ड जो ये कहते हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका एलिगेशन है अपोजिशन का, उसके एजेंडे के अनुसार कोई काम नहीं हो पाएगा। यानी कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हुई है पिटीशन्स, अभी चल रही हैं, जिसमें उसको चैलेंज किया गया है। जो गवर्नमेंट जो टेक ओवर कर लेती है मंदिरों को और उसकी संपत्ति को, उसके विरुद्ध जो दाई याचिकाएँ भी दायर है। लेकिन उस एक्ट को ख़त्म करने का अगर बीजेपी का कोई प्लान था तो फिलहाल 5 साल के लिए भूल जाइए। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था 1991 में, 1991 में बना था। उसको रिपील करने की बात हो रही थी, वो भी बैक बर्नर पे चला गया। इस 5 साल में भूल जाइए उसको भी। इसके अलावा जो बताया जाता था कि संविधान की जो प्रियम्बल है, जो भूमिका है, उसमें से सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म ये 2 शब्द शायद हटाए जाएं, ऐसा एलिगेशन था अपोजिशन का। होगा या नहीं होगा बीजेपी का पता नहीं, पर अगर बीजेपी की इंटेंशन भी होगी, मंशा भी होगी करने की, तो वो भी नहीं हो पाएगा इन 5 सालों में। इसी तरह से संविधान की धारा 29 माइनॉरिटीज़ के बारे में है और 30 जो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में है, इनमें कोई संशोधन नहीं होगा। मतलब संविधान में संशोधन इस तरह का कोई होगा ही नहीं जिस किसी को कुछ करने की कोशिश भी करेगी, अपोजिशन तुरंत उसको हिंदुत्व का एजेंडा देंगी, कहने लगेगी, और तुरंत चंद्रबाबू नायडू उसके विरोध में उतर जाएंगे। बहुत क्लियर है। अगर चंद्रबाबू नायडू खुदा न खास्ता उसका समर्थन में कर भी लें तो भी अपोजिशन एजिटेशंस करेंगी। कहने का मतलब ये है कि अगले 5 साल जो है वो इस तरह का कोई काम नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो सकता है हों अगर चंद्रबाबू नायडू को अमरावती को कैपिटल बनाने के लिए फंड दे दिए जाएं, स्पेशल कुछ पैकेजेस दे दिए जाएं, तो कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शायद हो पाए, क्योंकि वो भी खुद भी रिफॉर्म्स करते रहे हैं। जो आईटी जो है सिकंदराबाद को बनाया था, आईटी सिटी बनाया था उन्होंने हैदराबाद को, वो चंद्रबाबू नायडू के ही देन है। जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो मुख्य जो रेवेन्यू जो है वो वहीं से आ रहा है आजकल, तो वो चंद्रबाबू नायडू के ही देन है। तो इसलिए माना जा रहा है कि वो शायद रिफॉर्म्स को, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट करें। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के उनके सपोर्ट करने के बावजूद भी अपोजिशन तो उतरेगा ही एजुटेशन पे। तो अगले 5 साल तैयार रहिए, कमर बांध लीजिए आप कि एजिटेशंस एजिटेशंस एजिटेशन, आंदोलन आंदोलन आंदोलन, हर चीज़ में आंदोलन होगा। लेबर लॉज में कोई अमेंडमेंट होगी तो आंदोलन, कृषि कानून पे कोई अमेंडमेंट होगी तो आंदोलन, जो भूमि अधिग्रहण है, लैंड एक्विजिशन है, उस पर कोई अगर रिफॉर्म होगा कुछ तो आंदोलन, सीएए का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो आंदोलन। एनआरसी तो आप भूल जाइए, एनआरसी तो शायद बीजेपी टच भी ना करे। तो कंप्लीट जो है वो स्टैंड स्टिल होगा। जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है वो लिम्बो में होगी। ये अगले 5 साल का एजेंडा है। अगर बहुत बड़ा अगर है, अगर मोदी इस दिशा में फिर भी जिद के मारे कुछ काम करते हैं, ये सारे काम देश हित में हैं। अगर आप निष्पक्ष होकर सोचें, ना पक्ष की सोचें ना विपक्ष की सोचें, तो ये सारे काम देश हित में हैं, तो भी ये काम नहीं हो पाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग लिम्बो में जाएगी। इस तरह के जो कानून में जो सुधार करना है जिससे कि भारत की प्रगति हो, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई यहाँ इंडिया में आए, जिससे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू कुछ जो है वो इंडस्ट्रीज़ लगें, नई इंडस्ट्रीज़ लगें, वो सब ज़ीरो। अब इस बीच में एक और छोटा सा वो है कि जिस तरह से, अगर आपको याद हो, इलेक्शन से ठीक पहले या इलेक्शन के दौरान ही लखनऊ की अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी युग पुरुष अरविंद केजरीवाल ने एक शगुफा छेड़ा था कि जी योगी को तो हटा रहे हैं,
मैं मानता हूँ उसका छोटपुट असर जो है चुनाव पर पड़ा है उस स्टेटमेंट का, जो फिर उसके बाद कांग्रेस ने भी उसको सपोर्ट किया, वो नीचे तक फैलाया गया कि योगी तो मोदी हटाने वाले हैं योगी को। उसी तरह का फिर कुछ चलेगा, लेकिन अभी तो योगी को हटाने का मुझे तो नहीं लगता बीजेपी को इस तरह का रिस्क लेगी। तो ये सिर्फ शिगुफा ही रहेगा। हालांकि जिस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे योगी का चेहरा दिखाई दे रहा है, वो चिंता में, वो इस वजह से भी है, हतप्रभ होंगे कि हम सोच रहे थे कि 80 में से 70 तो कम से कम हमारी आएंगी, लेकिन आई सिर्फ 37 ही हैं। तो वो उसकी वजह से 33 ही आई हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है वो उसकी वजह से हो। लेकिन ये इस बात का बार बार उठाया जाएगा कि योगी को हटा रहे हैं, योगी को हटा रहे हैं, योगी को हटा रहे हैं, जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता योगी को हटाएंगे, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो ये सब कुछ होगा जो मेरा अनुमान है। आपको क्या लगता है ऐसा होगा? तो आपकी प्रतिक्रिया की मैं प्रतीक्षा करूंगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसा ही कुछ होगा या इसके विपरीत भी कुछ हो सकता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।